बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे अहम इशू पे बात करेंगे जो मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई से भी ज़्यादा अहम मसला बन चुका है। उसकी वजह यह है कि महंगाई पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किसी अदालत में जाके जवाब नहीं देना, लेकिन लापता अफराद का मसला जो है वो यहाँ पे पहुँच गया कि अगर 9 सितंबर तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना कर सके तो अदालत ने कहा है कि फिर उनको तलब किया जाएगा और उन्हें आके जवाब देना पड़ेगा कि वो लापता अफराद को बाजियाब क्यों नहीं करवा सके। शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो उन्होंने लापता अफराद के मामले पे 2-3 दफ़ा तफसीली बात किया और इस सिलसिले में उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी भी बनाई है जिसके सरबराह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। हम खुद ये जो इशू है इसको पिछले 19-20 साल से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी अदालत ने ये वाज़े तौर पे कह दिया कि अगर लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो फिर वज़ीर आज़म को तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें यह कहा गया है कि लापता अफराद को 9 सितंबर तक अगर बाजियाब नहीं किया जाएगा तो फिर हम वज़ीर आज़म को तलब करेंगे। जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस एहलकारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म यकीन दहानी करवाएं कि जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी तो नहीं, और इस सिलसिले में जो कमीशन बनाया गया उसकी कार्रवाई क्यों गैर मौसर रही। और वाज़े तौर पर अदालत ने कहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराने की ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म और उनकी काबीना पर है, और जबरी गुमशुदगी रियासती ताकत का बदतरीन इस्तेमाल और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। इससे पहले यही अदालत पिछले साल 13 दिसंबर 2021 को यह कह चुकी है कि मीडिया भी लापता अफराद और उनके अहल खाना के मसाइब की कवरेज करने में आज़ाद नहीं। मुहज़्ज़म मुआशरों में मीडिया इस नौयत के केसेस को वसी कवरेज देता है। पाकिस्तान में मीडिया किसी बच्चे के हाथ में इसके लापता बाप की तस्वीर दिखाने से भी हिचकिचाता है। तो हम तो इस केस को काफ़ी सालों से फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त थी। इस मसले पर मीडिया में बात करना भी मुश्किल है, लेकिन अब जबकि अदालत ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया 9 सितंबर को, तो फिर हम इस मसले पे आज कुछ तफसील से बात करेंगे। और हमारे साथ दो ऐसे विक्टिम हैं जिन्होंने इस मसले पे बात करनी शुरू की तो उनके आमना मसूद जंजवा साहबा हमारे साथ हैं। इनके सारे बाल काले थे, अब इनके भी अगर बुरा ना बनाए तो मैं कहने पे मजबूर हूँ कि बहुत सारे बाल इनके सफ़ेद हो गए हैं। और समी दीन बलोच, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हैं। जब इनके वालिद को उठाया गया, गायब किया गया, तो ये बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, और अब ये भी बहुत बड़ी हो गई हैं। तो इनका सारा बचपन अपने बाप को ढूंढते हुए गुजर गया, उसके हक में मुजाहरे करते हुए गुजर गया। और इसमें जो इस सिलसिले में जो वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी कमेटी बनाई है उसमें शामिल हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हमने शहबाज शरीफ साहब की एक गुफ्तगू सुनी थी, हम आपको भी सुना देते हैं वो क्या कह रहे हैं उसमें। आज यहाँ पर वकला हजरात में से उन्होंने इस बात को उठाया, आप मेहरबानी करके ये जो दूसरे मसाइल हैं मिसिंग पर्सनस के और इस तरह के मामलात, इसको भी हल कराएं। इसमें सबसे बढ़कर जनाब सरदार अख्तर जान मेंगल साहब इसको ताकीद के साथ बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इसके लिए खलूस दिल के साथ आपके साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा, और जो भी इस हवाले से जो लोग जो बाइख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी, उनसे बात करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने ये अप्रैल के महीने में ये बात की थी कि जो लोग इस सिलसिले में बाख्तियार हैं हम उनसे बात करेंगे। फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, आप उस कमेटी के सरबराह हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी 9 सितंबर तक मुदस्सर नारो समेत बाकी लापता अफराद को पेश किया जाए अदालत में, वरना हम वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। आपको क्या लगता है 9 सितंबर तक आप ये मामला हल कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने इस बड़े ही संजीदा और एक सेंसिटिव टॉपिक के लिए मुझे भी मौका दिया बात करने का, और आप इसको टेकअप कर रहे हैं। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग हुई आज से तकरीबन 1 माह कबल, और उसमें ये मैटर टेकअप किया गया। तो ये कैबिनेट सब कमेटी है, एक मैं तस्दीक करा दूं, ये इट्स नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये काबीना, यानी कि ये काबीना ने अपनी जिम्मेदारी एक सब कमेटी पे डाली है
कि वो इस मसले पे सिफारिशात भी मुरतब करें और अपनी आरा दें कि किस तरह से इसका हल हो सकता है। कानून साजी करनी है, स्टेक होल्डर से बात करके, फिर जो रियासती अदारे हैं उनसे बात करके हुकूमत को वापसी हमने ये सिफारिशात देनी है। और ये इंशाल्लाह लंबा काम नहीं होगा। हमने पहली मीटिंग स्टेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के 6 रोज के अंदर कर ली थी, सिर्फ 1 हफ्ता ऑफ दिया था पिछला बजट की वजह से। आज हमने फिर इसकी मीटिंग की और हमने ये शेड्यूल तय कर दिया है कि हर काबीना की मीटिंग के घंटे 1.5 घंटे के बाद हफ्तावार मीटिंग्स हुआ करेंगी। कमेटी की कॉम्पोजिशन में आपको इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि आपके कायरीन तक संजीदगी जो है वो पहुंच जाए कि हुकूमत किस हद तक संजीदा है कि तमाम सियासी जमातों को इसमें उन्होंने नुमाइंदगी दी है। इस कमेटी की जिम्मेदारी जो कन्वीनरशिप की है, चेयरमैनशिप को मुझे दी गई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मोहतरमा शादिया मरीज साहिबा जो कि कैबिनेट का हिस्सा है, वफाकी वजीर है, उन्हें नामजद किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी वफाकी वजीर बहरी अमूर फैसल सब्ज़ बारी साहब कर रहे हैं। इसी तरह जो नुमाइंदगी है PNP मैंगल ग्रुप की, वो हमारे वफाकी वजीर हैं आगा हसन साहब, वो कर रहे हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी उनके वफाकी वजीर इसरार तरीक साहब करते हैं कमेटी में। जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी वफाकी वजीर मौसलात जनाब असद महमूद साहब कर रहे हैं। 2 जमातें जिनका काबीना में नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि वो स्टेक होल्डर्स में शामिल हैं, जिनकी बड़ी कुर्बानियां भी हैं। ANP की तरफ से हमने जनाब हैदर होती साहब जो MNA हैं उन्हें को ऑप्ट किया है जी। और नेशनल पार्टी जो बजिंजो साहब की जमात है उनकी नुमाइंदगी करेंगे इस कमेटी में सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब। तो ये यूँ समझ लीजिए कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसके तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे एक नुमाइंदा का नुमाइंदा लिया गया है। और हमने आज जो मीटिंग हुई उसमें स्पेशल इनवाइटी बुलाया था फरतुल्लाह बाबर साहब को, सिर्फ इसलिए कि फरतुल्लाह बाबर साहब एक मजबूत आवाज है जो कि हमेशा इन मजलूम लोगों के लिए उठी है। और आज हम उनकी तजावीज से मुस्तफीद, उन्होंने बहुत अच्छी तजावीज दी, उन्होंने हमें इन राइटिंग भी तजावीज दी। ठीक है। मोहतरमा आमना जंजुआ साहब आपके पास बैठी हैं, उन्होंने भी हमें खुद खत लिखा, लेकिन मैं एक बात वाजे कर दूं कि उस खत के आने से पहले हम लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि हमने इन्हें भी बुलाना है एज अ स्पेशल इनवाइटी। सो अगली जो मीटिंग है जो कि मंगल को छुट्टी की वजह से अगली जुमेरात को हमने रखी है जो कि 14 जुलाई पर, उस दिन मोहतरमा जंजुआ साहिबा भी तशरीफ लाएंगी और हम उम्मीद रखते कि ये भी अपनी तजावीज मुरतब करके आएंगी और हमारे साथ अपने दिल की बात भी करेंगी। हमने ये भी तय किया है कि कमेटी कम से कम जो ऐसे सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे ये मसला संगीन है वहाँ पे जाके जो गरीब फैमिलीज हैं हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। हम इसकी इन कैमरा मीटिंग्स भी करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, हसास अदारे, या इवन पाकिस्तान के कुछ सूबों की पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके हवाले से भी ये बात है। ठीक है। तो उनसे भी हम जरूर पूछेंगे कि ये मसला अगर है तो इसका आप भी हल तजवीज करें। अच्छा, जरा आमना मसूद जंजुआ साहबा से जरा तारड़ साहब बात कर ले। आमना मसूद जंजुआ साहबा, आपको ये अपनी मीटिंग में भी बुला रहे हैं। तारड़ साहब इस कैबिनेट की सब कमेटी के सरबराह हैं। आप 2005 से ये इस मसले पे दर बदर ठोकरें खा रही हैं। आपको यकीन है कि 9 सितंबर तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी है ये मसला हल हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह का माहौल बहुत दफ़ा बना है। जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारी उम्मीदें जो थी वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें पंजाब हाउस में बुला के और 100 फैमिलीज़ को उन्होंने मेहमानों की तरह बहुत अच्छे तरीके से उनको फाइनेंशियल हेल्प भी की थी उनकी। जी बिल्कुल। और उससे भी पहले 2008 में भी मॉडल टाउन में हमें तकरीबन 100 से ज़ायद फैमिलीज़ जो थी वो बाय ट्रेन हम लोग सब गए थे। तो अब उन्हीं भाइयों की अब हुकूमत दोबारा आई है तो उम्मीदें बढ़ने का तो बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं। और अब जगह डेडलाइन मिली हुई है
तो मुझे लगता है जिस तरह तारड़ साहब बात कर रहे हैं कि ये मुझे भी उसमें मौका देंगे और मैंने तजावीज़ पहले से बना के रखी हुई हैं, तो इसमें यही बात है जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बार बार कह चुके हैं कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और पॉलिटिकल विल नज़र आनी चाहिए। अगर वो नज़र नहीं आएगी तो उसका मतलब है कि फिर ये आपकी संजीदगी नहीं होगी। समीदीन बलोच, आप अपने वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच के लिए उस वक्त से सड़कों पे नारे लगा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं जब आप बहुत छोटी सी थी और आपकी बहन भी आपके साथ बहुत छोटी सी थी। आपको क्या लग रहा है कि 9 सितंबर तक कोई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब जी। जिस तरह से आपने फरमाया, मैं गुज़िश्ता 13 सालों से अपने जबरी तौर पर गुमशुदा वालिद की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों में अदालतों की ठोकरें खा के कमीशंस में मौजूद होते ये 13 साल गुज़र चुके हैं। और ये जो तलब करने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसका पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि इससे पहले भी 2011 में चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी 9 तकरीबन बहुत बड़े जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके सीनियर्स को अदालत में तलब किया था और इसमें 35 मिसिंग पर्सनस का नाम दिया था कि आप जो है एफसी ज़िम्मेदार है इनकी और आप इनको सामने लेकर आएँ। लेकिन इस बात की ख़ुद तस्दीक जस्टिस साहब ने किया था कि वो लोग अदालत में तक पेश नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई स्टेप काम आएगा और वज़ीर आज़म साहब इस मसले पर आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि आप ये बताएं, आप एक बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं और आप अंग्रेज़ी अखबारात में कॉलम भी लिखती हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून है, कैबिनेट की सब कमेटी जो है उसके सरबराह, उनको कुछ तजवीज़ देंगी, आप वे फॉरवर्ड बताएंगी कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए? एक तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगी तारड़ साहब से कि जब भी इस तरह की कोई कमेटी होती है, इसमें जो लापता अफराद के जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ में मोस्टली जो एक बदगुमानी होती है, एक मायूसी होती है, हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स हो रही होती है या इस मसले के हवाले से जो इक़दाम उठाए जाते हैं, उन ये बातें या जो ये तरीक़ेकार सामने लेकर आए जाते हैं वो उन फैमिलीज़ तक नहीं पहुंच सकती हैं जो कि डायरेक्टली हमसे राब्ते में हैं या फिर आमना साहिबा के साथ राब्ते में हैं। तो इसमें ये बहुत अहम सबसे ज़्यादा यही है कि इनमें जो है जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, अगर वो नहीं तो उनके जो सरबराह हैं इस मसले को लीड कर रहे हैं, कम से कम उनको इस मसले में शामिल किया जा सके, क्योंकि हो सकता है उधर के पंजाब के हालात से तारड़ साहब वाकिफ़ हों, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से और जो बलूचिस्तान में घर घर का मसला है और लोग किस तरह से फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को, इन जबरी गुमशुदगियों की वजह से किस तरह के मसाइल से दो चार हैं, तो ये वही लोग बता सकते हैं जो इनके साथ राब्ते में हैं, इन डेली बेसिस पर इनको देखते हुए आ रहे हैं इनको। जी जी तारड़ साहब, आपने बात सुनी आमना मसूद जंजुआ साहबा की भी और समीदीन बलोच की भी, और उन्होंने आपको बताया कि ये जो इनिशिएटिव इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया है और जो इनिशिएटिव आपकी हुकूमत ने लिया, इस तरह के इनिशिएटिव माजी में भी लिए जाते रहे हैं लेकिन उनका कोई आउटकम नहीं निकला। तो इस मरतबा आप क्या डिफरेंट करेंगे कि इनकी उम्मीदें पूरी हो सकें? देखिए, ये संगीन मामला है और ये हम सब के सामने है, मैं करूंगा क्योंकि दावों से मसला हल नहीं होता, हल ना है पॉलिटिकल कंसेंसस से, और जो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं और जो आपके लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, ये ध्यान में रखिए कि अब जो जैसे जैसे हम मामले को खोलते जा रहे हैं तो ये समझ आइए कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अफवाज पाकिस्तान के ज़ैली इदारे नहीं, बल्कि जो काउंटर टेररिज्म के सिविल गवर्नमेंट्स के इदारे हैं उनके बारे में भी लोगों के खदशात हैं कि लोग उनके पास भी हो सकते हैं। अच्छा। अब ये बात खदशात की है, इस पे आपको मटीरियल चाहिए। हम इन्वेस्टिगेटिव कमेटी नहीं है कि जिसने तफ्तीश करके लोगों को जाके बरामद करना है, लेकिन यकीन मानिए मेरा खुद क्योंकि वकालत से ताल्लुक है और मैं ये बात बड़े यकीन से कहता हूँ कि मेरा जो अपना 30 साल गुजरे हैं वो बार में हो या बतौर पेशावर वकील के या बार लीडर के तौर पे, हम अपने खुद इंसानी हकूक के हवाले से जिस कदर अपना हिस्सा डाला जा सकता था डालता रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़
ऐसे मामलात मैं कभी कंप्रोमाइज पोजीशन में नहीं जाऊंगा। हमने माजी आपके सामने है, मैंने मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा के साथ बहुत करीब के काम किया है और हमेशा इन तबकात के लिए हमने आवाज उठाई और उठाता रहूंगा इंशाल्लाह। मेरी जो कैपेसिटी है एक बार लीडर की या वकील के तौर पे, उस हैसियत में भी मैं आज भी अंडर ऑब्लिगेशन हूँ। गवर्नमेंट का नुमाइंदा होने की हैसियत से तो हूँ ही हूँ कि इस पे कोई जो भी बेहतर पेशरफ्त हो सके वो करे। मैंने जैसे कहा कि अगली मीटिंग में इनसे तजावीज़ लेनी है, फिर हमारे जो नुमाइंदगान हैं सूबाई सतह पे हम खुद उनके पास जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि आपको एक गरीब फैमिली से मिलना चाहिए, मेरी आज दोबारा बात होनी है आबद साकी साहब से जो इस केस में पेश हो रहे हैं। हमारे मोहतरीना साथी हैं और इंसानी हकूक के बहुत बड़े अलमबरदार हैं और मेहनती वकील हैं, वो जाते हैं इस तरह के मामलात में। मुझे यकीन है कि अदालती मामलात तो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन हम बड़ी कंक्रीट प्रपोजल्स के साथ वापस काबीना में जाएंगे। और मीर साहब यकीन जानिए ये कोई महीनों पे नहीं होगा। हमने ये हफ्तावार मीटिंग इसलिए रखी और हम हर मीटिंग को 3 से 4 घंटे पे ला रहे हैं ताकि ये जो अच्छा सिर्फ ये बता दें तारड़ साहब कि मैं बार बार 9 सितंबर का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डेडलाइन दिया वो 9 सितंबर की है। तो 9 सितंबर तक आप को उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ पेशरफ्त करने में कामयाब हो जाएंगे? बीर साहब देखिए, 2 पैरेलल चीजें चल रही हैं। अदालती प्रोसीडिंग्स अलग से हैं, वो तो सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि भाई आप आए आके बताएं कि आप इसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं, या होंगे भी या नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, डेटा के मुताबिक कितने लोग हैं और उनको बरामद करने का या बाजियाब करने का तरीकाकार क्या है। हमारा मैंडेट उस केस से नहीं जुड़ा हुआ। हमारा मैंडेट जो है वो काबीना की डिस्कशन से निकला और अदालत ने भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि हुकूमत इस पे काम करे। हम तो एक पैकेज लेके जाएंगे जिसमें लेजिस्लेशन में समझता हूँ सबसे बड़ा एक काम है जो होने वाला है कि आप कानून साजी करके जब तक एक रास्ता नहीं फराहम करेंगे। आज हमने जो बात की उसमें एक बात थी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन वाला जो एक आइडिया होता है कि अगर सिक्योरिटी इदारे, सिविल सोसाइटी, हुकूमत, पाकिस्तान में बसने वाले शहरी, इंसानी हकूक की तंजीमें, ये सारे एक दूसरे के बारे में शायक हैं, शुबा रखते हैं कि हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ इदारे कहते हैं जी एग्जैजरेटेड फिगर्स होते हैं, बंदे चले गए हुए हैं, वो जिहाद पे गए हुए हैं, इन्होंने मिसिंग पर्सन में वो छोड़ गए हैं, कोई शाम इराक में है, कोई अफगानिस्तान में है, कोई बाहर जाके जलावतनी में असाइलम लेके रह रहे हैं। वो बातें भी ठुकराई नहीं जा सकती, लेकिन जाहिर बातों में उतना वजन नहीं होता। अगर किसी के करीबी अजीज का उनसे राब्ता हो जाए तो वो क्यों दरबदर चले। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच साहब जो हैं वो एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और उनको तो बहुत से लोगों के सामने किसने उठाया वो सबको पता है। और आमना मसूद जंजवा साहबा के जो हस्बैंड हैं मसूद जंजवा साहब, वो जिस जेल में थे उसी जेल में आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून के इस वक्त एक सिटिंग MNA आबिद रजा साहब, वो भी उसी जेल में थे। उन्होंने मुझे खुद कंफर्म किया है कि वाकई उस जेल में मसूद जंजवा साहब भी मौजूद थे। तो आपको चाहिए कि ऐसे बहुत से लोगों की फहरिस्त आपको आमना मसूद जंजवा, समीदीन बलोच और बहुत से लोग दे सकते हैं। उनको आप कैबिनेट में बुला के जरा उनकी बात तो सुन लें। मीर साहब इसीलिए तो मैंने अर्ज किया है इन सारे लोगों अगले 4-6 हफ्तों में और शेड्यूल के मुताबिक करेंगे। मैंने बताया, आज आपके जरिए भी बता रहा हूं कि आमना मसूद जंजवा साहिबा 14 तारीख वाली मीटिंग में, क्योंकि ये तंजीम भी चलाती हैं और इनका अपना तजर्बा है, मिशन के तौर पे ये काम करती है, इन्हें भी बुलाया है। बाकी लोगों से भी राब्ता होगा इंशाअल्लाह। बलोच साहब बैठी हैं, इनसे भी हम राब्ता करेंगे। हम क्वेटा और पेशावर जाके भी मीटिंग करना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि और कराची में भी ये मसला है जो पुराना चल रहा है। वो तो कहते हैं हमारा मामला तो 1992 से है, ये तो बाद में शुरू हुआ था। जी MQM का बिल्कुल इंशाअल्लाह अजीज हम कंक्रीट प्रपोजल्स के साथ आएंगे। ठीक है। जो माजी में काम हुआ है उसका भी जायजा लिया है, जो सेनेट की कमेटी ऑफ होल थी तजावीज़ थी उस पर भी हमने गौर किया है। तो इंशाअल्लाह अजीज अदालती मामलात तो चलते रहेंगे, वो तो हुकूमत का और अदालत का मामला है। इस मामले में इंशाअल्लाह अजीज जो मिशन हमें सौंपा गया है कि हम इस पर कंक्रीट प्रपोजल्स लेके जाएं कैबिनेट में, वो इंशाअल्लाह अजीज कोशिश करेंगे कि हम
इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ऐसे रास्ते निकालें जिनसे ये मसला हल की तरफ जाए और हम सब सुरखरू हों इसमें से इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आदम नज़ीर तारड़ साहब। लेकिन अभी इस मामले पे गुफ्तगू अभी अपनी ख़त्म नहीं की। हम आपको थोड़ा सा आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताएंगे इस मसले का, और कुछ आज हमने क्लिप्स जो हैं वो कुछ इकट्ठे किए हैं वो भी आपको बताएंगे कि हमने अपने इस प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इस मसले पे गुफ्तगू कैसे शुरू की थी, और आमना मसूद जंजवा और समीदीन बलोच और बहुत से जो दूसरे लोग हैं ये कब कब इस रियासत को क्या क्या फरियादें जो हैं वो सुनाते रहे। एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश होते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं लापता अफराद का इशू, जो कि इस हुकूमत के लिए महंगाई से ज़्यादा पेचीदा मसला बन गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 9 सितंबर तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद को कोर्ट में पेश करें, वरना फिर उनको तलब किया जाएगा और पूछा जाएगा कि अभी तक ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये लापता अफराद का इशू है, इस पर हमने गुफ्तगू कब शुरू की थी। 2002 और 2003 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे फैसल सालेह हयात, वो हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और इमरान खान साहब ने किस तरह इस इशू को उठाया था ज़रा देखिए। मुझे एक आदमी अप्रोच किया कि उसकी जो भतीजी थी उसको उठा के वो ट्रेन पे आने लगी, उसने टेलीफोन किया, टेलीफोन पे FBI ने पिक किया, उसको वो उठा के गायब कर दिया। FBI ने उठाया था जी, और ये इशारा जो है इमरान खान साहब का, ये आफिया सिद्दीकी की तरफ था। और उसके कुछ अरसे के बाद फिर 2007 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल कर दिया, हम पर भी पाबंदी लग गई और हम भी रोडों पर आ गए, तो वहाँ पर दोबारा जो है हमारी आमना मसूद जंजवा साहिबा के साथ कैसे मुलाकात हुई, ये भी एक बहुत तारीखी वाक़या। और इस क्लिप में आपको जस्टिस अतर मिनल्ला का भी जिक्र मिलेगा, जो उस वक्त सिर्फ एक वकील थे। मेरा नाम आमना मसूद है और मैं पाकिस्तान के मिसिंग पर्संस के को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप ऊपर आके बात करें, इधर आके बात करें, जो भी करें, यहाँ पे खड़ी होकर बात कीजिए। जी, ये जो लापता अफराद का या गुमशुदा अगवाशुदा अफराद का मसला है, ये मैं समझती हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है। इसकी वजह से इफ्तिखार चौधरी साहब, हमारे चीफ जस्टिस को 2 मरतबा हटाया गया है, सिवाय इमरान खान साहब के कि उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ पे लबैक कहा और हमारे मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाई। एक लॉयर्स बड़े मशहूर हैं, अतर मिनल्ला, 2-3 दिन से वो भी मिसिंग है और उनकी वाइफ इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए कि अतर मिनल्ला साहब के साथ क्या हुआ। मैं शायद स्टेज पे ना आती जी, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आमना को देख के मैं समझी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इन लोगों पे क्या गुजरती है। मेरे हस्बैंड अभी लापता नहीं है, मुझ पे तो सिर्फ 4 घंटे एक क़यामत गुजरी थी, द डे ही वॉज अरेस्टेड। परसों हमें बताया गया था कि उनको प्लेन क्लोज वाले इंटेलिजेंस वालों ने अरेस्ट किया। जस्टिस वजीउद्दीन साहब के साथ वो गाड़ी में बैठे हुए थे और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो 4 घंटे थे वो ऐसी अजाब थी कि अल्लाह किसी पे ना लाए। देखें, ये गजाला मिनल्ला साहबा जो हैं, इन्होंने सिर्फ 4 घंटे की अजियत बर्दाश्त की। आमना मसूद जंजवा 17 साल से अपने खामद मसूद जंजवा को ढूंढ रही है, और समीदीन बलोच 13 साल से अपने वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को ढूंढ रही है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि 19 20 साल से अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आया था 2009 में, जब गवादर में पाकिस्तान के चारों वज़राए आला और वज़ीर आज़म इकट्ठे हुए, मुझे मौका मिला इन चारों के साथ बात करने का। चारों चीफ मिनिस्टर्स ने मुझे यकीन दिलाया था कि हम लापता अफराद का मसला हल करेंगे। ज़रा वो क्लिप भी देख लीजिए। मिसिंग पर्सन्स का मसला अभी तक हल नहीं। बिल्कुल, मिसिंग पर्सन्स को भी यानी
प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक कमीशन तश्कील देंगे जिसकी सरबरा सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, वो इस सारे मामले में तहकीकात करेंगे। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि मिसिंग पर्सन शुड बी रिकवर्ड एज सून एज पॉसिबल। ये मिसिंग पर्सन का जो मुतालबा है, इसकी आप तीनों हमायत करते हैं जी? बिल्कुल हमायत करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं जी, ये अच्छी बात है जी। बहुत शुक्रिया। ये चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने एक मुतालबा किया है। असलम रईसानी साहब चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के मुतालबे की तीनों ने तइद किया है, मिसिंग पर्सनस शुड बी रिकवर्ड। जो गुमशुदा लोग हैं उनकी बाजियाबी बहुत ज़रूरी है। और ये जो 4 चीफ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम लापता अफराद का मसला हल करेंगे, इसमें एक शहबाज शरीफ भी थे जो 2009 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद उस मसला हल नहीं हुआ और उसके बाद फिर 2012 में नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने किस तरह इस मसले पे बात की। यहाँ हमारे पीछे डी चौक में आमना मसूद जंजुआ ने एक प्रोटेस्ट कैंप लगाया हुआ था, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिए। हम यहाँ जमहूरियत का नाम लेते हैं, यहाँ एक जमहूरी हुकूमत है। इस जमहूरी हुकूमत के होते हुए चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल लोग गायब हुए हैं। और फिर जमहूरी हुकूमत कहाँ है, उसका हिसाब क्यों नहीं मांगती किसी से? जमहूरी हुकूमत थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की और इसलिए नवाज शरीफ साहब उनसे हिसाब मांग रहे थे। और उसके कुछ दिनों के बाद पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हमने ये जो सारे लापता अफराद के लवाकीन हैं इनको इकट्ठा किया, जिसका भी जिक्र किया आमना मसूद जंजुआ साहबा ने। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन के जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तस्वीर हाथ में पकड़ी और कंपैरिजन किया फ़लस्तीन का पाकिस्तान के साथ। ये भी एक बड़ा तारीखी क्लिप है, ज़रा ये भी देख लें। ये है वो तस्वीर इधर जो फ़लस्तीन के जो उठाए गए जो नौजवान बच्चे जो हैं वहाँ के फ़लस्तीनी अपने वालिदैन से जुदा किया है और वो इसराइल की जेलों में या इसराइल की अपना ऐसे इलाकों में है जहाँ उनको कोई ख़बर नहीं उनके वालिदैन को कहाँ है। ये तो इसराइल का जुल्म है उन फ़लस्तीनियों पर। लेकिन यहाँ अपने मुल्क के अंदर वही सूरत हाल है जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों को। मैं तो समझता हूँ कि ये मुल्क क्या हम सब का मुल्क नहीं है? इसके रहने वालों के लिए हम सब के दिलों में कोई दर्द नहीं है? क्या ये सब पाकिस्तानी नहीं है? ये माएँ बैठी हुई हैं, बच्चे की तस्वीर अपनी गोद में रखी हुई है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान और फ़लस्तीन में मुमासलत तलाश की और इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब भी बहुत बढ़ चढ़ के लापता अफराद की बात करते थे। हमारे शो में आकर उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनाएं। ये मिसिंग पर्सनस का बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी, जिधर भी उठाए जा रहे हैं। इससे कभी भी मसले हल नहीं होते, इससे मसले और बिगड़ते हैं। क्या आप ये रोकेंगे सब? मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ कहता हूँ, कभी अगर एजेंसीज ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं हूँ या वो एजेंसीज नहीं है। और बाद में बात करते हैं कि फिर इमरान खान साहब के दौर में क्या हुआ। लेकिन फिर 2014 में समीदीन बलोच और इनके कुछ जो साथी हैं जिसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी, बूढ़े मर्द भी शामिल थे, इन्होंने फिर कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक एक लंबा लॉन्ग मार्च किया अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए। और आपको पता है उस वक्त वज़ीर आज़म कौन थे? नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वज़ीर आज़म बन चुके थे। और समीदीन बलोच ने क्या बताया हमें उस प्रोग्राम में, ज़रा सुनिए। मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को 28 जून 2009 से खुजदार का इलाका है और नच, वहाँ के सेवल हॉस्पिटल से मेरे अब्बू वहाँ के एक सरकारी मुलाजिम थे, डॉक्टर थे। तो वहाँ से मेरे अब्बू ड्यूटी कर रहा था तो रात 1 बजे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज वाले आए और पहले उन्होंने गेट खटखटाया कि आओ मरीज़ के लिए आपको ले जाएंगे। तो मेरे अब्बू ने कहा कि अभी बहुत रात हुई है तो आप लोग मरीज़ को यहाँ लेके आओ। तो इसी दौरान मेरे अब्बू पर हमला करके उसको मार पीट कर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके और आखिर में मेरे अब्बू को बेहोश करके वहाँ से लेकर गए। उस वक्त जब ये बात हमें बताई थी समीदीन बलोच ने तो ये बहुत छोटी थी। अब उस वाक़े को भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं। आज दोबारा वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे दोबारा बात करते हैं एक वक्फे के बाद।
कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं आमना मसूद जंजवा साहबा, समीदीन बलोच साहबा, और हम इनके साथ जो लापता अफराद का मसला है इसका जो तारीखी तनाज़ुर है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक इस इशू की जो तारीख है ये उसका एक हिस्सा बन चुके हैं और पाकिस्तान के हज़ारों लोग इस मसले से दो चार हैं। आमना मसूद जंजवा साहब, आपको याद होगा कि एक दफ़ा हमने ये पीछे डी चौक में एक प्रोग्राम किया था लापता अफराद पे, आप भी मौजूद थी, और प्रोग्राम में जब मैंने एक ब्रेक लिया तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब वहाँ पे आ गए थे, जो कि इस लापता अफराद के कमीशन के सरबराह बनाए गए थे। ज़रा सुने, जावेद इकबाल साहब लाइव शो में आ गए और उन्होंने आके क्या कहा। जस्टिस जावेद इकबाल साहब आ गए जी। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आप इज़हार यकजहती के लिए आए हैं? जी, इज़हार यकजहती के अलावा ये जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है जी, उसका मैं चूँकि प्रेसिडेंट भी हूँ तो मैंने ये अपना फ़र्ज समझा कि मैं आऊँ और कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मैं भी आपको बताऊँ। तो ये आप प्रोग्राम देख के आ गए हैं? ये जी हाँ, इस वक्त मैं ये प्रोग्राम देख कर आया हूँ क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था। आप ज़रा बता दें कि ये आप देखिए, बात ये है ना कि मिसिंग पर्सन का जो फिनोमेना है ये 1999 से शुरू हुआ। पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने काग्निजेंस इसकी ली 2001 में। उसके बाद जब चीफ साहब पाकिस्तान इफ्तिखार, आपको इतना ही बताना था कि ये जावेद इकबाल साहब ने आके हमें ये बताया कि ये मामला जो है ये 1999 से चल रहा है, और ये जो प्रोग्राम हमने किया था ये 2012 में किया, और ये हमारे उस प्रोग्राम में आए, बहुत से वादे किए, और 2012 को भी 10 साल गुजर गए हैं। 10 साल गुजर गए, ये 10 साल तक इस कमीशन के सरबराह रहे और ये कुछ नहीं कर सके। समीदीन बलोच, आपको इनके कमीशन में पेश होने का मौका मिला, क्या एक्सपीरियंस था आपका? जी, सबसे पहले पीर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपकी ज़रूरत और बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि मुझे याद है 2014 में जब हम आखिरी बार आपके स्टूडियो से हमारा इंटरव्यू हुआ था और उनके जो है फिर कुछ महीने बाद आप पर हमला हुआ था, और उसके बावजूद मेरे ख्याल में कोई और सहाफ़ी होता तो शायद वो आज हमें इस स्टेज पर नहीं बुलाता। छोड़ें, आप ये बताएं कि जावेद इकबाल साहब का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, जिस तरीके से मैं गुज़िश्ता 11 सालों से 2011 से मैं शुरू हूँ, मैंने जो है जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो कमीशन है मैंने उस कमीशन में शिरकत किया है। 2011 से जो रिपोर्ट इनके पास है मेरे वालिद साहब के हवाले से, अभी भी वो रिपोर्ट वही है जिसमें एक पेज आगे भी नहीं बढ़ चुकी है, जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। और इनका जो रवैया है लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ, हमारे साथ सीमा बलोच थी, उन्होंने ख़ुद जो है इस बात को अपने वाज़े अल्फाज में कहा था कि जब ये जो है वहाँ पर कमीशन में पेश हुई थी और जिस तरीके से इनकी तजलील की गई, जो वहाँ पर मौजूद इस कमीशन के सरबराह थे, इस केसेस को डील कर रहे थे, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि आप अगली दफ़ा ना आया करें, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आप अगली दफ़ा आए तो हम आपको धक्का देकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस? हाँ, मैं अपने लिए भी पेश होती रही और उसके बाद फिर बाकी भी जितनी फैमिलीज़ थी उनके लिए भी अक्सर मायरा साजिद हो गई है, इस तरह चीदा के लिए मैं जाती हूँ। तो मेरा एक जो फैमिली है, एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आकर रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को? इस इशू पे मजीद बात ही नहीं करते, इसका मतलब है ये कमीशन जो है ये यूजलेस है। ये बिल्कुल यूजलेस है और ये 12वां साल है इसका। मैं आपको सिर्फ ये इनके स्टैट्स जो पहले कमीशन के दिखाना चाहती हूँ। ये 138 मिसिंग पर्सनस थे सिर्फ 2010 में, और उसके बाद फिर इनका ये काम था कि इसको ये ख़त्म करवाते, लेकिन ये अब हज़ारों में पहुंच गए। तो अब ये जो इसके करंट स्टैट्स हैं वो 8690 है। अच्छा, अब मैंने आपको तो ये क्या किस तरह का इंसाफ है? ये एक माँ, उसकी एक छोटी सी कहानी सुनानी है। उसके 3 बेटे लापता हुए और फिर वो तीनों जो हैं उनके साथ क्या हुआ, ये हमने आपको काफ़ी साल पहले ये कहानी सुनाई थी, लेकिन ये बहुत सी माओं का वाक़या है। और मुझे अब आखिर में सिर्फ ये कहना है कि जिस रियासत में बूढ़ी माएँ रियासत को बद्दुआएं देना शुरू कर दें, वो रियासत
कभी सुखी नहीं रह सकती। तो इसलिए आज वक्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सितंबर की डेडलाइन दी है हुकूमत को, तो तमाम रियासती इदारे आपस में इत्तेहाद कायम करें और पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल दरामद करते हुए जो लापता अफराद हैं, अगर उनको आप रहा नहीं कर सकते तो अदालतों में पेश कर दें। ये काम अदालतों का है कि वो मुजरमों को सजाएं दें। ये प्राइवेट जेलों में किसी को रखना या उनको गायब रखना ये किसी मसले का हल नहीं, वरना ये मसला मज़ीद पेचीदा होता जाएगा और हो सकता है कि बहुत से लोगों का रियासत से एतमाद उठ जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।